चर्च की करप्शन और चर्च के इखलाकी बिगाड़ को सबसे पहले 14वीं सदी में चौसर ने बयान किया। बिल्कुल इसी तरह इंडिया में सर सैयद अहमद खान वो पहले शख्स थे जिन्होंने मजहबी बैकवर्डनेस के ऊपर बात की। अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया सारा जहां हमारा, सारा जहां हमारा कहकर अल्लामा इकबाल ने सोशल मोबिलाइजेशन का इजहार किया। इसी तरह एक मशहूर गाना आया, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। असल में ये भी एक तरह से सोशल और इखलाकी बिगाड़ की वजह को बयान करने वाला गाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं इखलाकी बिगाड़ और उनके कागज़ के ऊपर। साथियों, हम बात करेंगे इखलाकी बिगाड़ के 10 कागज़ पे। सबसे पहली वजह जो इखलाकी बिगाड़ की हमें समझ आती है वो सबसे पहली वजह यह है कि वीकनिंग ऑफ रिलीजियस एंड एथिकल वैल्यूज़, मजहबी और इखलाकी वैल्यूज़ का कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाना, पहली वजह। दूसरी वजह है इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। मीडिया का रोल, मीडिया का इन्फ्लुएंस और पॉपुलर कल्चर भी असल में इखलाकी बिगाड़ की एक वजह है। नंबर 3, ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर या ख़ानदानी निज़ाम का इन्हितात, ख़ानदानी निज़ाम का टूटना, ये भी इखलाकी बिगाड़ की एक वजह है। नंबर 4, लैक ऑफ एजुकेशन ऑन एथिक्स। इखलाकियात के ऊपर तालीम की कमी भी एक इखलाकी बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह है। नंबर 5, पीर प्रेशर एंड सोशल ट्रेंड, यानी सोशल ट्रेंड्स भी जो होते हैं और सोशल दबाव, सोशल प्रेशर, ये भी इखलाकी बिगाड़ की एक वजह है। नंबर 6, छठी वजह इखलाकी बिगाड़ की है इकोनॉमिकल प्रेशर एंड इनइक्वालिटी। इकोनॉमिकल प्रेशर भी होता है, यानी इक्तिसादी दबाव, रुपए पैसे की इनइक्वालिटी और रुपए पैसे का दबाव। 7वीं वजह है डिक्लाइन इन कम्युनिटी एंगेजमेंट, यानी कम्युनिटी का आपस में एंगेज रहना, आपस में रवाबत होना, आपस में ताल्लुक में कमी भी इखलाकी बिगाड़ की एक वजह है। नंबर 8 आ गया मॉरल रिलेटिविज्म और नंबर 9 है लैक ऑफ रोल मॉडल्स। लैक ऑफ रोल मॉडल यानी रोल मॉडल्स की भी कमी, शख्सियात की कमी, मोरल और एथिकल रोल मॉडल्स की कमी। और नंबर 10 पे आ गया टेक्नोलॉजिकल डिसकनेक्शन। ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हैं वो भी किसी हद तक इखलाकी बिगाड़ की वजूहात बनती हैं। साथियों, हमने ये 10 वजह बताई आपको। इन 10 वजूहात के बाद अब हम करते हैं पहली वजह पे बात, वीकनिंग ऑफ रिलीजियस एंड एथिकल वैल्यूज़, मजहबी वैल्यूज़ और इखलाकी वैल्यूज़ की कमी। साथियों, ये सबसे पहली वजह है और हम ये समझते हैं कि शायद ये सबसे ज़रूरी वजह भी है। मज़हब इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी और मरकज़ी पहलू रहा है, मरकज़ी हिस्सा रहा है, अहम तरीन ज़िंदगी का जुज़ रहा है। लेकिन मज़हब के ताने बाने, मज़हब के गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हुई, ढीला होना शुरू हो गई। इस ज़िमन में जो सबसे पहले काम किया गया वो जियोफ्री चौसर साहब ने किया 14th सेंचुरी में।
जियोफ्री चौसर ने एक किताब लिखी, द कैंटरबरी टेल्स। ये किताब पोइट्री में है, यानी शायरी की किताब है। इस किताब में चर्च की करप्शन पे बात की गई है। दुनिया में इंग्लिश लिटरेचर में ये एक वाहिद और पहले शख्स हैं, वो पहले शख्स हैं जिन्होंने चर्च की करप्शन और चर्च के इखलाकी बिगाड़ को बाकायदा अपनी तहरीरों का मौजू बनाया। इन्होंने ये बताया कि चर्च और चर्च से जुड़े हुए तमाम अफराद में करप्शन पाई जाती है, इखलाकी बिगाड़ पाया जाता है। इन्होंने ये किताब 1387 यानी 1387 से लेकर 1400 के दरमियान लिखी, और ये किताब अपनी तर्ज की बेहतरीन और अनोखी किताब समझी जाती है। यानी आज 1000 साल गुजर जाने के बाद भी हम अपने स्टूडेंट्स को ये किताब लाजमी पढ़ाते हैं। ठीक इसी तरह सर सैयद अहमद खान ने इसके ऊपर बहुत काम किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि चीनो अरब हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने साथ ये बोला कि हम बुलबुलें हैं इसकी, सारा जहां हमारा। साथियों, जब इंसान ने सारे जहां की बातें करना शुरू कर दी, जब इंसान ने पूरे जहान को आकोपाई करने, पूरे जहान को फतह करने की बातें शुरू की, इसका मतलब है कि इंसान ने सोशल मोबिलाइजेशन को पा लिया था। इंसान के पास इतने वसाइल आ चुके थे कि वो सोशली मोबिलाइज या मोबाइल हो सके। सोशल मोबिलाइजेशन भी असल में मजहबी कमज़ोरी की एक वजह समझी जाती है। देखो, जब इकबाल ने फरमाया कि सारा जहां हमारा, इसका मतलब है कि सारे जहां में पाए जाने वाले कल्चर, उन कल्चर से जुड़े हुए लोग जब मुख्तलिफ जगह से आएंगे और एक ही जगह पे आके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे बिगाड़ ज़रूर आएगा। तो देखो, हमारी तो ज़ुबान ही एक बिगाड़ के ज़रिए बनी है, इम्तिजाज के ज़रिए बनी है। चलो ये बात कर लेते हैं। देखो, हमारी ज़ुबान है उर्दू। ये उर्दू हिंदी, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी और दीगर लोकल ज़बानों के इम्तिजाज या अमेज़े का नाम है। उर्दू मुख्तलिफ़ ज़बानों के मजमूए का नाम है। मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ तरह के लोग जब एक जगह पे आना जाना शुरू हुए, सोशल मोबिलाइजेशन हुई, तो फिर एक नई ज़ुबान वजूद में आई, नई वैल्यूज़ वजूद में आई, नए अंदाज वजूद में आए। इन अंदाज़ों को इस्लाम की छाप दी गई। बाद में इस छाप की जब गिरफ्त कम होना शुरू हुई, जिसको प्रोफेसर फ़ानी ने कहा था कि द इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम की इंडियनाइजेशन की गई, इस्लाम में इंडियन रंग भरा गया या भर गया। ठीक, तो साथियों, ये भी एक बड़ी वजह थी सोशल बिगाड़ की। और इसके बाद तो बहुत मज़ेदार गाना आया ना, उस गाने ने कहा कि मेरा जूता है जापानी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मोबिलाइजेशन, वो एक ही बोल में, एक ही गाने में देखो कितने मुल्क गिना रहा है। वो कह रहा है कि मेरा जूता है जापानी, यानी वो जापान की बात कर रहा है। ये पतलून इंग्लिस्तानी, और वो इंग्लिस्तानी इंग्लैंड की बात कर रहा है। दो मुल्कों के कल्चर आगे। सर पे लाल टोपी रूसी, यानी रूस की टोपी उसने पहनी हुई है। लंडा बाजार हमारे यहाँ जिंदाबाद है ना। ठीक, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो उसने 4 मुल्कों की बात की है। देखो, जब 4-5 मुल्कों के कल्चर एक जगह पे आएंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। वो तब्दीलियाँ पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बात की बात है।
पहले हम ये बात कर रहे हैं कि जी ये बिगाड़ आया, ये तब्दीलियां आई, और इसके बाद जो आई वो 17वीं सदी यानी 14वीं सदी से लेकर 17वीं सेंचुरी, ये एक रेनेसांस का दौर है। रेनेसांस अपने आप में ही बहुत अहम दौर है। इस दौर को, रेनेसांस को बोलते हैं रिवाइवल, दोबारा जन्म लेना, रीबर्थ, दोबारा पैदा होना। रेनेसांस इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लैंड में, इंग्लिश हिस्ट्री में और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ भी रेनेसांस एक ऐसा दौर है जिसने पूरी दुनिया के इंसानों की सोच को बदल के रख दिया था। इंसान एक तरह से बिल्कुल रीबॉर्न हुआ, दोबारा पैदा हुआ। इंसान ने सोच के नए पैटर्न दरियाफ्त किए। यही वजह है कि इंसान ने 14वीं सदी से लेकर 17वीं सेंचुरी और उसके बाद इतनी रैपिड तरक्की की है कि दुनिया आज तक दंग रहती है। साथियों, रेनेसांस की अपनी बहुत सारी खूबियां हैं, जिसमें हम इसको सिर्फ 2 बातों पे बात कर लेते हैं। एक, रेनेसांस से पहले सोसाइटी थियोसेंट्रिसिज्म थी, यानी थियोलॉजी से है, यानी दीनी इल्म, दीन से जुड़ी हुई। यानी रेनेसांस आने से पहले दुनिया दीन के साथ जुड़ी हुई थी, डिविनिटी के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन रेनेसांस ने आके दुनिया को या इंसान को इंसान के साथ जोड़ दिया। पहले दुनिया गॉड ओरिएंटेड थी, चर्च ओरिएंटेड थी, डिविनिटी ओरिएंटेड थी। इंसान का महवर मरकज मजहब था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब इंसान ने अपने पंख लगाए यानी उड़ान बनना शुरू हो गया, जब इंसान ने उड़ने का सोचना शुरू किया, तो तब इंसान ने गॉड, डिविनिटी और दीनियात को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। अब इंसान ने अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी। ये वो दौर है जिस दौर में इंसान खुद बजाते खुद इस कायनात का महवर मरकज बनना शुरू हो गया। अब थियोसेंट्रिज्म से एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की तरफ आना शुरू हो गए। इसमें सबसे अहम काम जिन लोगों ने किया है उनमें बड़ा नाम क्रिस्टोफर मार्लो का है। क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फास्टस एक ड्रामा लिखा जो अपनी नौइयत का बेहतरीन ड्रामा है। इस ड्रामे का हीरो डॉक्टर फास्टस है और इस डॉक्टर फास्टस ने जानबूझकर, पढ़ा लिखा होने के बावजूद जानबूझकर मजहब को, डिविनिटी को छोड़कर दुनियादारी के ब्लैक आर्ट में, ब्लैक मैजिक की तरफ गया। ये पहला बंदा था और ये पहला राइटर था क्रिस्टोफर मार्लो जिसने डिविनिटी को बाकायदा लात मारी, जिसने डिविनिटी को बाकायदा तौर पर रिजेक्ट किया। इसने एक पढ़े लिखे बंदे को डिविनिटी से बेजार दिखाया, पढ़े लिखे बंदे को दीन और मजहब से बेजार दिखाया और इसने बाकायदा मजहब के खाके उड़ाए। इस तरह जो एक तरह से सोशल और इखलाकी बिगाड़ था उसकी निशानदेही की। ये वह बंदा था जिसने ये बात वाज़ेह की कि चर्च और चर्च से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका चेहरा ये है, वो ये लोग हैं। अगर इनसे आपने बच के रहना है, अगर आपने तरक्की करनी है, आपने अपना सर्वाइवल में रहना है, अगर आप दुनिया में अपना नेम एंड फेम बनाना चाहते हो तो फिर आप ये करप्शन को पहले देख लें, ये चर्च क्या कर रहा है इसको देख लें। ठीक,
तो साथियों, ये जो क्रिस्टोफर मार्लो था, इसने आके रवायात को तोड़ा, इसने सोच के धारे को बदल के रख दिया। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब इंसान की सोच को पर लगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की अपनी ज़ात को पर लगे। अब इंसान बजाते खुद एक डेमी गॉड था, अब उसको जब उसने हवा में उड़ना शुरू किया तो इसको किसी गॉड की जरूरत ना रह गई, बजाते खुद एक डेमी गॉड बन के रह गया। जब डेमी गॉड बना है तो पूरे एतमाद हुआ है, और ये जो पूरे एतमाद होना ही असल में इंसान के सोचों और इखलाकी बिगाड़ की वजह थी। ठीक साथियों, तो ये था एक पूरी डिटेल वीकनिंग रिलीजियस और एथिकल वैल्यूज। ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। साथियों, हमारी इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा, क्योंकि जब अमल की बातें बनाएंगे तो ज़िंदगी में निखार आएगा, तो ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, और यही हमारा मतमे नज़र है। जी, जज़ाकल्लाह जी।